साल 1951 इस साल दुनिया भर में 3 राजनीतिक हत्याएं हुई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खां, जॉर्डन के बादशाह किंग अब्दुल्ला और ईरान के प्रधानमंत्री राजमारा अलग अलग मौकों पर हत्यारों की गोली का शिकार बने। इन्हीं सालों में वियतनाम में फ्रांसीसी सैनिक लड़ाई लड़ रहे थे और संयुक्त राष्ट्र के सैनिक उत्तर कोरिया में भिड़े पड़े थे। लेकिन इन्हीं सालों में लंबी लड़ाई के बाद अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए हमारे आपके देश में लोकतंत्र के फूल खिलना चाह रहे थे। हमारे आपके पूर्वज आज़ाद भारत के पहले आम चुनाव या कहें तो पहले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए थे। इस फैसले पर तब दुनिया भर के दूसरे मुल्क जो तब खुद को हमसे बेहतर समझते थे, हंस रहे थे, तंज कस रहे थे और शक कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक देश जो अभी अभी लंबी गुलामी से बाहर आया है, जिस देश में लगभग 36 करोड़ अनपढ़ और गरीब लोग रह रहे हैं, माफ कीजिएगा, वो कैसे लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराकर अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने तब इन सब को गलत साबित किया था। देश में आज़ादी के कुछ ही साल बाद चुनाव हुए, देश में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार बनी और इतना ही नहीं, तब हमारे पूर्वजों ने, हमारे आपके पूर्वजों ने उस समय के सभी वयस्कों को मताधिकार दिया, चाहे वो अमीर हों, गरीब हों, पुरुष हों या स्त्री हों। और तब तक ये अधिकार कई ऐसे देश जो तब भी और आज भी खुद को लोकतंत्र का पहरुआ कहते हैं, नहीं दे पाए थे। तो आज इसी चुनाव की कहानी मैं आपके सामने कह रहा हूं। तत्कालीन नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत 1948 में ही शुरू कर दी थी, लेकिन तब दिक्कत ये थी कि चुनाव करवाने के लिए जरूरी नियम कायदे नहीं थे, क्योंकि तब तक हमें हमारे देश का अपना संविधान नहीं मिला था। डॉक्टर भीमराव रामाजी अंबेडकर, शॉर्ट में कहें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी ने कड़ी मेहनत कर संविधान का मसौदा तैयार किया, जो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और जैसे ही ये लागू हुआ, देश चुनाव करवाने के लिए तैयार हो गया। एक सफल और साफ चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया। अंग्रेजों के जमाने के सिविल सेवा अधिकारी सुकुमार सेन, जो तब पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव थे, उनको दिल्ली तलब किया गया और देश के पहले चुनाव आयुक्त की महत्वपूर्ण कुर्सी पर बिठाया गया। अपनी कहानी को हम आगे बढ़ाएं चुनाव वाली, उससे पहले आपको थोड़ी जानकारी अपने देश के पहले चुनाव आयुक्त के बारे में देते हैं। सेन साहब का जन्म गुलाम भारत के पश्चिम बंगाल में हुआ। उनकी आरंभिक पढ़ाई लिखाई कलकत्ता में स्थित प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन गए, जहां उन्हें गणित में गोल्ड मेडल मिला। और अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद सेन साहब साल 1921 में भारत लौटे और सिविल सेवा से जुड़ गए। जब देश आज़ाद हुआ तो सुकुमार सेन के प्रशासनिक अनुभव का लाभ आज़ाद भारत को मिला। जैसा कि हमने आपको ऊपर ही बताया कि आज़ादी के बाद उन्हें देश का पहला चुनाव आयुक्त बनाया गया और सेन साहब ने ही इस देश में साफ सुथरे चुनाव की नींव रखी। उन्होंने ही ये नियम तय किए कि चुनाव कैसे हो, चुनाव में क्या क्या हो और क्या क्या न हो। तो इस तरीके से सुकुमार सेन की देखरेख में ये चुनाव कैसे हुआ, इसकी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। सुकुमार सेन एक अनुभवी अधिकारी थे, लिहाजा वो जानते थे कि उन्हें कितनी बड़ी मुश्किल जिम्मेदारी दी गई है। वो इस सब के लिए तैयार होकर ही उस कुर्सी पर बैठे थे। सो कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन पंडित नेहरू, जो तब तो देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए जल्दी में थे, चाहते थे कि चुनाव देश में जल्दी हो जाए। लेकिन चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने उन्हें कुछ महीने इंतजार करने के लिए कहा था। क्यों कहा था ऐसा? क्योंकि वो चुनाव करवाने में आने वाली मुश्किलों को देख पा रहे थे और पूरी तैयारी के बाद ही चुनाव की घोषणा करना चाहते थे। उस साल हमारे देश में लगभग 17.5 करोड़ ऐसे मतदाता थे जो समूचे देश में फैले हुए थे। 100 में से 85 ऐसे थे जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन संविधान ने इन सभी को वोट देने का अधिकार दिया था, एक वोट देने का अधिकार दिया था। तब देश के हर उस नागरिक को वोट देने का अधिकार मिला था जिनकी उम्र 21 साल से ज्यादा हो। इतना ही नहीं, तब 4500 सीटों के लिए चुनाव होने थे, जिसमें 499 लोकसभा की सीटें थे और बाकी राज्य की विधानसभाओं की। अब आप सोचिए, साल 1951 का है, अभी अभी देश आजाद हुआ है, दंगे हुए हैं, बंटवारा हुआ है, अभी हाल में महात्मा गांधी की हत्या कुछ साल पहले ही हुई है। ऐसे में लगभग 17.5 करोड़ मतदाताओं का वोट करवाना
कितना बड़ा टास्क रहा होगा। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में देश के पहले आम चुनाव को लेकर विस्तार से लिखा है। हम आपको वहीं से आगे की जानकारी दे रहे हैं। गुहा साहब अपनी किताब में जो लिखते हैं वो आप सुनिए। पूरे भारत में कुल 4,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इसके अलावा लोहे की 20 लाख मतपेटियां बनाई गई थी, जिनके लिए 82,000 टन इस्पात का इस्तेमाल किया गया था। कुल 16,500 लोगों को मतदाता सूची बनाने के लिए 6 महीने के अनुबंध पर रखा गया था। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि महिला मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ना। बहुत सी महिलाओं को अपना नाम बताने में झिझक होती थी। वो अपने नाम की जगह अपने बेटे या अपने पति का नाम या अपने पति के पत्नी के तौर पे कहलाना पसंद करती थी। चुनाव आयोग का प्रयास था कि हर मतदाता का नाम मतदाता सूची में लिखा जाए। इसका परिणाम ये हुआ कि करीब 80 लाख महिलाओं का नाम उस साल मतदाता सूची में नहीं आ पाया। चुनाव करवाने के लिए करीब 65,000 लोगों को प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर चुना गया। उनकी मदद के लिए 2,28,000 सहायकों और 2,24,000 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति हुई थी। कुछ दुर्गम पहाड़ी इलाकों में मतपेटियां पहुंचाने के लिए खास तौर से पुलों का निर्माण करवाया गया था। आप सोचिए। और हिंद महासागर के द्वीपों में मतदाता सूची पहुंचाने के लिए नौसैनिक पोतों का इस्तेमाल किया गया था। पश्चिम देशों के अधिकतर मतदाता उम्मीदवार को उनके नाम से पहचान सकते हैं, लेकिन भारत में अधिकतर लोग अशिक्षित होने के कारण मतपत्र में मतदाताओं के नाम के आगे चुनाव चिन्ह लगाया गया था। इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। हर मतदान केंद्र पर मतपेटियां रखी रहती थी, जिन पर पार्टी का चुनाव चिन्ह बना होता था और मतदाताओं को उसमें अपना मत डालना होता था। नकली मतदाताओं से बचने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने वो स्याही बनाई जो मतदाता के उंगली पे लगाई गई जब वो वोट दे देते थे। भारत के लगभग 3,000 सिनेमा घरों में चुनाव और मताधिकार को लेकर के वृत्तचित्र दिखाए गए, प्रचार किया गया। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि तब के चुनाव आयुक्त के सामने क्या और कैसी चुनौती रही होगी। खैर, इस सब के बाद भी चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। पार्टियों ने प्रचार करना शुरू किया। तब कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी और नेहरू जाहिर तौर पर एक बड़े नेता थे। उस वक्त के बड़े पत्रकार दुर्गा दास जी ने अपनी एक किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर में नेहरू के तब के बड़े कद के बारे में बड़ा जबरदस्त ब्यौरा दिया है। देखिए दुर्गा दास जी क्या कह रहे हैं। जो आगे मैं पढ़ने जा रहा हूं वो उनकी किताब से हूबहू है। सरदार पटेल और पुरुषोत्तम दास टंडन से मतभेद होने के बाद नेहरू ने 2 सबक सीखे थे। पहला ये कि गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ऐसे होने चाहिए जो उनके प्रति वफादार हो, और दूसरा ये कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष ऐसा हो जो उनकी बात माने। उस समय की भारत की राजनीति में कांग्रेस का बोलबाला था। ये उनकी किताब का हिस्सा था। वो आगे जो कह रहे हैं वो आपको आज की बात लगेगी, बस कुछ मुख्य कैरेक्टर आप बदल दीजिए। वो आगे लिखते हैं, दुर्गादास जी लिखते हैं, प्रधानमंत्री होने की वजह से नेहरू को तब सभी संचार माध्यमों में टॉप प्रायोरिटी हासिल थी। इसमें प्रेस और सरकार द्वारा संचालित ऑल इंडिया रेडियो सब शामिल थे। जैसे जैसे दिन बीते नेहरू की तस्वीरें और बातें उनकी विरोधी नेताओं और पार्टियों को दबाते चले गए। ये वो अपनी किताब में लिख रहे हैं। आज की बात आपको लग रही होगी, बताइएगा कमेंट करके। तब कांग्रेस की टिकट के लिए नेताओं में मार मची थी, क्योंकि नेताओं के बीच एक धारणा थी कि अगर लैंप पोस्ट को भी पार्टी का सिंबल मिल गया तो वो चुनाव जीतकर संसद और विधानसभा में आ जाएगा। इतना ही नहीं, अपनी किताब में दुर्गा दास मौलाना अबुल कलाम आजाद के हवाले से लिखते हैं कि बहुत से योग्य नेताओं और पार्टियों को तब एंटी नेहरू का टैग देकर चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था, और इस बात से खुद आजाद साहब बहुत दुखी थे। बताइएगा इस प्रसंग पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके मुझे इस प्रसंग पे आपकी राय का बेहद इंतजार रहेगा। कहानी आगे बढ़ाते हैं। ये सब कुछ आज के माहौल जैसा नहीं लग रहा आपको, लेकिन याद रहे कि ये साल 1951 और 52 की बात हो रही, और दुर्गा दास जी की जिस किताब से हम आपको ये बता रहे हैं वो साल 1969-70 में छपी थी। तो क्या पहले चुनाव में केवल नेहरू ही थे और कांग्रेस ही थी? हमने ऐसा कब कहा साहब? ऑल इंडिया रेडियो ने कुछ समय पहले किताब छापी जिसमें पहले आम चुनाव या लोकसभा चुनाव में शामिल प्रमुख पार्टियों के नाम और उनसे जुड़े कुछ डिटेल दिए गए थे। आप उस किताब से ली गई एक इमेज अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पार्टियों के नाम ढूंढ लीजिए और देख लीजिए कि तब कौन किस स्थिति में था। हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, डिटेल में ज्यादा नहीं फंसते हैं, पसीना आ रहा है। चुनाव में नेहरू और कांग्रेस का बोलबाला जरूर था, लेकिन वो अकेले थे ऐसा नहीं था। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी बना चुके थे।
तब कम्युनिस्ट पार्टी का भी एक सीमित लोकप्रियता थी उनकी, और नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नई पार्टी बनाई जिसका नाम था जनसंघ, और यही पार्टी बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। वहीं जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया भी सोशलिस्ट पार्टी बनाकर चुनाव में उतर चुके थे। इतना ही नहीं, भारतीय संविधान बनाने वाले भीमराव अंबेडकर भी नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर चुनाव में उतर चुके थे। उनकी पार्टी का नाम था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उसकी वो स्थापना कर चुके थे और चुनाव में थे। अपने भाषणों में वो कांग्रेस पर लगातार हमला बोल रहे थे। वो कांग्रेस को दोष दे रहे थे कि पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए पार्टी ने कुछ नहीं किया। तब चुनाव में मुख्य दलों के अलावा मद्रास से द्रविड़ कंगनम, पंजाब से अकाली और बिहार झारखंड पार्टी जैसे क्षेत्रीय दल भी चुनाव में भाग ले रहे थे। तो उस चुनाव में पंडित नेहरू की लोकप्रियता का तो कोई जोर नहीं था, लेकिन देश के पहले ही चुनाव में कांग्रेस के अलावा और भी पार्टियां मैदान में थीं। अब चुनाव का ऐलान हुआ तो चुनाव प्रचार भी होना था। ऐसे में पंडित नेहरू जो तब प्रधानमंत्री थे देश के, उनके प्रचार से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा एक बार फिर हम आपको दुर्गादास जी की किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू से सुना रहे हैं। तो हुआ ये कि तब नेहरू को प्रचार करने के लिए अपनी पार्टी का देश भर में जाना था। तब कांग्रेस पार्टी की ऐसी हालत नहीं थी कि वो अपने नेता के लिए प्राइवेट प्लेन या चॉपर किराए पे ले सके। 1951 की बात, पंडित नेहरू के पास एक विमान था जिसका इस्तेमाल वो प्रधानमंत्री के आधिकारिक दौरों के लिए किया करते थे। नैतिकता का तकाजा देखिए कि वो इस विमान का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में नहीं करना चाह रहे थे। पंडित नेहरू दुविधा में थे। इस दुविधा को तब के ऑडिटर जनरल वी नरहरि राव ने समझ लिया था, भाप लिया था, और उन्होंने प्रधानमंत्री की दुविधा को बाहर निकालने का फॉर्मूला भी दे दिया। अब नरहरि राव जी का फॉर्मूला सुनिए। उन्होंने तर्क क्या रखा? उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की सुरक्षा तब बेहतर तरीके से हो सकती है जब वो ट्रेन या सड़क के बजाय लंबी यात्राएं हवाई मार्ग से करें, और इसमें सुरक्षा के लिए जरूरी संसाधनों की खपत कम होगी, कम सुरक्षाकर्मी लगेंगे। अगर प्रधानमंत्री हवाई मार्ग से यात्रा करेंगे तो सड़क और रेल से यात्रा कर रहे आम यात्रियों को दिक्कतें भी कम होगी। ये वो तर्क दे रहे हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री को हवाई मार्ग से ही यात्रा करनी चाहिए, भले वो अपनी पार्टी के लिए चुनावी सभाएं ही क्यों न कर रहे हों। और चूंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए इंतजाम होने चाहिए और प्रधानमंत्री देश के हैं, तो उनकी सुरक्षा पर जो खर्च हो वो सरकार उठाए। और इसी फॉर्मूले में राव साहब ने एक और बात जोड़ दी। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के तौर पे नेहरू हवाई जहाज में चढ़े, उसका खर्च खुद वहन करें, और उनकी पार्टी का कोई नेता अगर उस हवाई जहाज में बैठता है तो उसका खर्च या तो वो नेता उठाए या उसकी पार्टी उठाए, लेकिन नेहरू के सुरक्षा आने जाने पे जो खर्च हो रहा है वो सरकार उठाए। तो इस फॉर्मूले से ये इंतजाम हुआ कि नेहरू बहुत कम खर्च में पूरे देश में घूमे उस चुनाव में। तो इस फॉर्मूले से हुआ ये कि उस चुनाव में उस विमान का इस्तेमाल करके पंडित नेहरू पूरे देश में घूमे और अपनी पार्टी का प्रचार किया। और तब नेहरू जितना घूम पाए, देश के जिन जिन इलाकों में जा पाए, उतना शायद ही कोई दूसरा विपक्षी नेता जा पाया हो, क्योंकि उनके पास जाहिर तौर पर संसाधन कम थे, सुविधाएं कम थी। 1 अक्टूबर 1952 से उनका प्रचार अभियान शुरू हुआ। 9 महीने के अंदर नेहरू ने देश के कोने कोने में चुनाव प्रचार किया। नेहरू ने कुल 25,000 मील की यात्रा की, 18,000 मील हवाई जहाज से की, 5200 मील कार और 1600 मील जो है वो उन्होंने रेल से की, 90 मील नाव पर भी चढ़ के वो घूमे, ऐसा ब्यौरा है। इस चुनाव में अधिकतर जनसभाओं और घर जाकर ही चुनाव प्रचार किया गया था। एक ब्रिटिश लेखक लॉर्ड वर्डवुड ने एक दिलचस्प लेख लिखा, और उस लेख में वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि दिल्ली की दीवारें, सड़कें, यहां तक कि मूर्तियों तक पर चुनाव के पोस्टर लगे हुए थे। पश्चिम बंगाल में लोगों ने चुनाव प्रचार का एक अनोखा तरीका निकाला। पश्चिम बंगाल हमेशा कुछ अलग करता है। आवारा मवेशियों की पीठ पर लिख दिया गया, कांग्रेस को वोट दीजिए। देखा आपने तब कैसे पार्टियों ने चुनाव प्रचार किया था। अब चुनाव प्रचार से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा हम आपको बता रहे हैं। हमने आपको ऊपर बताया कि पंडित जी को प्रधानमंत्री होने की वजह से अखबार, रेडियो सब में खासी प्राथमिकता मिल रही थी, लेकिन इस चुनाव में एक पार्टी ऐसी भी थी जिसने अपने प्रचार के लिए एक विदेशी रेडियो चैनल का इस्तेमाल किया। नाम बता सकते हैं आप उस पार्टी का? बता सकते हैं तो कमेंट करिए, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं। तब ऐसा करने वाली पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। देश के पहले चुनाव में विपक्ष की यही एक पार्टी थी जो अपने प्रचार के लिए रेडियो का इस्तेमाल कर पाई थी, और वो भी रेडियो मॉस्को का। ये रेडियो स्टेशन ताशकंद में अपने ट्रांसमीटर के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी का प्रचार करती थी, और उसके जो वोटर थे वो भारत में वो प्रचार सुनते थे। शिक्षित लोगों के लिए मद्रास से छपने वाली एक साप्ताहिक पत्रिका भी मौजूद थी, उसमें पार्टी के पक्ष में लेख और बाकी चीजें प्रकाशित होती थी। यह है ना दिलचस्प। मुझे नहीं पता कि ये सब जान समझकर आपको कैसा लग रहा है, लेकिन मुझे अपने देश के पहले लोकसभा चुनाव का किस्सा बताने से पहले उसको पढ़ते हुए बड़ा मजा आया।
क्या समय था, क्या नेता थे और प्रचार के लिए क्या क्या तरीके थे। खैर, 1952 के चुनाव का पहला वोट 25 अक्टूबर 1951 को हिमाचल प्रदेश के चीनी तहसील में डाला गया, लेकिन देश के दूसरे भागों में जनवरी 1952 में ही चुनाव हो सका। बीच में लंबी दूरी रही। पूरे देश में व्यापक अशिक्षा के बावजूद करीब 60% मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग किया था। तब सबसे अधिक वोटिंग 80% हुई थी और ये मतदान केंद्र, ये लोकसभा सीट था केरल का कोट्टायम चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, जबकि सबसे कम वोटिंग मध्य प्रदेश के शहडोल चुनाव क्षेत्र में हुई। 20% वोटिंग हुई थी। महीनों के इंतजार के बाद देश के पहले लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया। नेहरू ने इलाहाबाद ईस्ट और जौनपुर वेस्ट की संयुक्त सीट से चुनाव जीता। बाद में इस सीट का नाम बदलकर फूलपुर कर दिया गया। नेहरू मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्य मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उत्तर प्रदेश के रामपुर सीट से जीत दर्ज की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को तब 16 सीटें मिली थी, 8 उसमें से मद्रास से थी। भारतीय जनसंघ ने 49 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे मात्र 3 सीटों पर कामयाबी मिली थी। पार्टी के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी दक्षिण कलकत्ता पूर्व से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। किसान मजदूर प्रजा पार्टी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके सिर्फ 9 उम्मीदवार ही लोकसभा पहुंच पाए थे। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी ने 256 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से सिर्फ 12 सीटों पर उन्हें कामयाबी मिली थी। चुनाव के बाद इस पार्टी का कृपलानी के किसान मजदूर प्रजा पार्टी में विलय हो गया था और नई पार्टी का नाम रखा गया प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। इस चुनाव में देश के कुछ बड़े नाव चुनाव हार गए, जैसे राजस्थान से जयनारायण व्यास, मुंबई से मोरारजी देसाई, उत्तरी मुंबई सीट से भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर चुनाव हार गए और किसान मजदूर प्रजा पार्टी के आचार्य कृपलानी भी फैजाबाद से चुनाव हार गए। तो कुछ ऐसा था अपने देश का पहला लोकसभा चुनाव। इस चुनाव पर दुनिया भर के देशों की नज़र थी। केवल नज़र ही नहीं थी, दुनिया भर के कुछ जानकार, पत्रकार, नेता तंज कस रहे थे, सवालिया निशान लगा रहे थे कि देखते हैं कैसे चुनाव करवा लेते हैं ये लोग। चुनाव हो भी गया तो ज़्यादातर अनपढ़ मतदाता कैसे अपनी सरकार चुनेंगे, और चुन भी लिया तो क्या वो सरकार 5 साल या जितने साल के लिए चलनी है चल पाएगी, शासन कर पाएगी। आज हमें गर्व से कहना चाहिए कि तब हजार अभावों के बाद भी हमारे पूर्वजों ने हर आशंका को गलत साबित किया। आज से लगभग 71 साल पहले हमारे देश में लोकतंत्र की जो यात्रा शुरू हुई वो आज भी चल रही है और इस दौरान इस रास्ते में कई बाधाएं आई, अभी भी आ रही हैं, लेकिन इन सभी के बाद भी भारत का लोकतंत्र और यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था दिन प्रतिदिन मजबूत हुई, मजबूती से खड़ी रही। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 100-200 नहीं बल्कि लाखों करोड़ों साल के बाद भी भारत में यही लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रहेगी, क्योंकि यकीन मानिए दुनिया भर में शासन की जितनी व्यवस्थाएं हैं उसमें सबसे बेहतरीन व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था है और वो व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने हमें दी थी आज से 71 साल पहले। तो यहाँ ये वीडियो खत्म हुआ। आप कमेंट करके बताइए यार, गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आया है। आप कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ और कहानी कही जाए। और एक कहानी को बनाने में समय बहुत लगता है, माफ़ करिएगा, लेकिन इस चैनल को बढ़ाइए यार। मैं कहानियाँ और जल्दी लेकर के आऊँगा, और दिलचस्प कहानियाँ लेकर के आऊँगा। आपका जितना सहयोग मिल रहा है उससे आनंदित हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन अब लालच और बढ़ रहा है। इस सहयोग को और बढ़ा देते हैं थोड़ा। कहानियों का सिलसिला चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।